तो जो सबसे बड़ी राजनीतिक दांवपेच थी बंगाल के लिए, भाजपा सरकार के लिए, वो अब सबसे बड़ा जो रोड़ा था, वो मुझे लगता है कि बंगाल था, और वो पूरी तरीके से सक्षम तरीके से अपने निष्कर्ष पे आ गया है। और मुझे लगता है कि ये आने वाले पिछले कुछ 20-25 साल की सबसे बड़ी जीत मानी जाएगी। बहुत सारे एंटी इनकम्बेंसी थी और बहुत सारी चीज़ें थी, पर ये जो फैसला था, जितनी पोलराइजेशन और जितनी जितनी सारी चीज़ें एक तरीके से बम्बार्ड हो गई थी इस पूरी राजनीति में, मुझे लगता है कि ये भाजपा की वो जीत है जिसे भाजपा अपने आप से बैठेगी और इस पर काफ़ी पीठ भी थपथपाएगी। तो आइए समझते हैं ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में कि एक्चुअली में हुआ क्या और किस तरह से ये सारी चीज़ें मोटिवेट हुई। मैं किसी चीज़ का एक्सपर्ट नहीं हूँ, आई विल ट्राई टू मेक माई सेल्फ एजुकेटेड विद लॉट ऑफ थिंग्स। तो जो भी थोड़ी बहुत मेरे पास समझ है, उस समझ के तौर पर मैं समझाने का या समझने का खुद प्रयास करता हूँ। तो वेस्ट बंगाल जो है वो 2026 इलेक्शन में भाजपा ने 2007 सीट जीतकर स्टेट में टीएमसी के 15 साल के रूल को खत्म कर दिया है, जिसका मतलब है जबकि टीएमसी ने 80 सीट पर ही सिमट गई। ये सिर्फ एक सिंपल सीट स्वैप नहीं था। अगर आप रिपोर्टिंग के मुताबिक ये फुल स्केल वोटिंग रीअलाइनमेंट जो आप अगर नहीं देख पा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी भूल होगी एज एज समवन हु रीड्स पॉलिटी और हु अंडरस्टैंड्स राजनीति। तो जहाँ एंटी इनकम्बेंसी की बात है, हिंदू वोट कंसोलिडेशन की बात है, या माइनॉरिटी वोट जो फ्रेगमेंटेशन हो गया था, चाहे महिलाओं का वोटिंग जो स्विंग किया मुझे लगता है, और जो वोटर लिस्ट का रिवीजन हुआ, सब एक साथ काम किया भाजपा के लिए। और मुझे लगता है कि इसकी जो तैयारी थी वो बहुत ही बड़ी स्केल पे बहुत पहले से चल रही थी। अगर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल एनालिसिस भी ये देखें और समझने की कोशिश करें, जो ग्राउंड लेवल रिपोर्टर्स काम किए हैं बंगाल में, अ, भाजपा की विक्ट्री ब्रॉड बेस्ड थी। मतलब ये किसी एक मूवमेंट या एक किसी लाइन ऑफ सब्जेक्ट पे नहीं कभी रही, लेकिन हर रीजन में उसका मैकेनिज्म जो था भाजपा ने अलग अलग तैयार करके रखा था। जैसे कि अगर 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 मैं बात करूं, जलपाईगुड़ी जो एक बहुत बड़ा रीजन है जहां भाजपा का शिफ्ट ज्यादातर बेस कंसोलिडेशन कर था, जो कि बहुत लोग को ये लग रहा था पहले कि एक सडन इमोशनल वेव होगा जिससे भाजपा एक 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 भारी बहुमत हासिल करने का प्रयास करेगी। पर अगर आप देखें, नॉर्थ बंगाल में भाजपा पहले से ही रिलेटिवली स्ट्रांग थी, और जलपाईगुड़ी जो था उस लार्जर नॉर्थ बंगाल पैटर्न का पार्ट था, जहां बॉर्डर सेंसिटिविटी जो थी या डेमोग्राफिक मिक्स जो था या वोटर रोल का डिसरप्शन जो था, ये बीजेपी को बहुत बड़ा एक एडवांटेज दे दिया। अगर आप रीजन वाइज रिजल्ट डेटा में भी जलपाईगुड़ी के अराउंड देखें, तो भाजपा को 26 प्लस और टीएमसी को सिर्फ एक जैसे नंबर्स दिखते हैं, जो ये सिग्नल देता है मेरे हिसाब से कि ये बेल्ट जो था भाजपा के लिए ऑलमोस्ट फोर्ट्रेस बन गया था, जिसको भेदना टीएमसी के लिए असंभव ही रहता, चाहे कोई भी परिणाम आए, है ना। ग्राउंड लेवल की रीडिंग भी यही कहती है, जो लोग वहां पे काम भी किए, कि जलपाईगुड़ी में वोटर्स ने डेवलपमेंट प्रोमिसेस के साथ साथ आइडेंटिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा था, सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा था, और सबसे बड़ा जो बात थी, जिस तरीके की आपाधापी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे हमें दिखती थी, जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रस्ट एक लोगों के मन में पैदा हो गया था, वो भी वोट कन्वर्जन का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। तो नॉर्थ बंगाल के लोगों के लिए बॉर्डर पहली चीज, दूसरा इन्फिल्ट्रेशन, तीसरा जो स्टेट अपैथी जैसे इशू सिर्फ स्लोगन में लोग को लग रहा था कि था, ये अगर आप ये देखेंगे, ये सेम मुद्दा असम में भी बहुत बड़ा है। जिस तरह से बॉर्डर सिक्योरिटी और इन्फिल्ट्रेशन की बात को बाकी हिस्से के देश में ये बहुत छोटी लग रही थी, यहाँ पे ये पैराडॉक्सिकली बहुत बड़ा मैटर था, असम में भी और भाजपा में बंगाल में भी। इसीलिए भाजपा को जो यहाँ जीत मिली है, वो सिर्फ एक एक पोलराइजेशन के थॉट पे नहीं मिली है, उसका बहुत बड़ा नैरेटिव जो बिल्ड हो रहा था वो बहुत पहले से बिल्ड हो रहा था। तो अगर आप इसको बेसिक लेवल पे समझने का प्रयास करें कि नॉर्थ बंगाल के लोगों के लिए ये सारे जो मैटर थे, ये डेली पॉलिटिकल मेमोरी के पार्ट हो गए थे, एंड दैट इज व्हाई देयर वाज अ लॉट ऑफ एंटी इनकम्बेंसी व्हिच वाज नॉट विजिबल व्हेन द ग्राउंड रिपोर्टिंग वाज डन। बट अंदर खाने में और जब ऑफ रिकॉर्ड बातें हो रही थी, सारे रिपोर्टरों का जो ग्राउंड लेवल पे, चाहे वो सारे एजेंसी उठा लें, चाहे वहां बंगाल के जो खुद ग्राउंड लेवल रिपोर्टर्स थे, उनका भी यही मानना था कि देयर इज हाई लेवल ऑफ एंटी इनकम्बेंसी बिफोर दिस इलेक्शन। तो इसलिए बीजेपी मुझे लगता है कि वहां की न्यू पार्टी के रूप में नहीं, बल्कि काइंड ऑफ अ चेंज का वहीकल जो था, जो सारे लोग ढूंढ रहे थे, उसमें देखा गया। अब बात करते हैं मालदा की। मालदा में क्या सीन था कि मालदा का केस सबसे कॉम्प्लेक्स था भाजपा के लिए, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट जो था, ये हिस्टोरिकली मल्टी लेयर पॉलिटिकल बिहेवियर दिखाता है। यानी एक तरफ यहाँ माइनॉरिटी डेंस एरियाज है, पहली चीज, दूसरी तरफ वोटर लिस्ट का जो डिलीशन हुआ और एसआईआर प्रोसेस ने ग्राउंड पर जेन्युइन जो पैनिक क्रिएट कर दिया था। अगर आप छोटे एरियाज में घुसने का प्रयास करें, जो महिष बदनी करके एक एरिया है जहाँ पे कुछ 3500 या 3700 ने नाम का डिलीशन का रिपोर्ट आ गया, और पूरा माल्टा डिस्ट्रिक्ट में 18 से 20 हजार से ज्यादा डेड या डुप्लीकेट वोटर्स, और 8.5 लाख जो थे वो एडजुडिकेटेड इलेक्टर्स के बाद की बात जो आ गई थी। ये पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे एक बहुत बड़ा शॉक था, जो हम लोग को रियलाइज नहीं हो रहा था। जो बाकी लोग जो पूरी राजनीति या राजनीति की पढ़ाई करने का प्रयास कर रहे थे भाजपा ये बंगाल के रूप में, या भाजपा का मूव समझने का प्रयास कर रहे थे, मुझे लगता है कि इसकी तैयारी 2021 के बाद अमित शाह को खासकर ये मालूम था कि जो ग्राउंड लेवल पे इलेक्शन हो रहा है ना, वो बहुत रिग्ड हो रहा है, और हमें अगर वहां पे नैरेटिव बिल्ड करना है या वहां पे अपनी बात को पहुंचानी है, तो वो सिर्फ और सिर्फ इसी तरीके से हो पाएगा। अब इसका फायदा क्या हुआ भाजपा को, कि टीएमसी का जो ट्रेडिशनल कंफर्ट जोन था, वो पूरा तरीके से इनका फोर्ट्रेस भाजपा ने नेस्त नाबूद कर दिया, एक तरीके से फोर्ट्रेस में ही अंदर घुस गया एक तरीके से। मालदा में शिफ्ट का मतलब ये था, और बहुत सारे राजनीतिक विशेषज्ञों का ये मानना था, कि ये सब लोग एकदम, ये सारे लोग जो थे वो भाजपा के हो गए थे, बल्कि ये कि टीएमसी का जो मार्जिन टूट गया और अपोजिशन को एक ओपनिंग मिल गई। ग्राउंड रिपोर्ट लैंग्वेज जो जो चल रही थी उस समय यही थी कि मालदा में इलेक्शन सिर्फ पार्टी का फाइट नहीं है, बट बल्कि जो वोट की लेजिटिमेसी है,
कि कौन कहाँ का वोटर है, कौन कहाँ का हिस्सा है, कौन किस जगह का पाया जा सकता है। क्योंकि आप एक बात समझिए ना, हमें आज कश्मीर का मुद्दा बड़ा लगता है, पर ये सेम मुद्दे, ये सेम प्रकार की सेम चीजें, सेम काइंड ऑफ जो एडजस्टमेंट जनरल हमें बोलते हैं, सेम काइंड ऑफ मूवमेंट जो थी, वो भारत के अलग अलग हिस्सों में बहुत इन्फिल्ट्रेटेड लेवल पे ऑलरेडी चल रही थी। हमारा जो पीआर एजेंसी है वो उस लेवल पे काम नहीं कर पा रहा था कि हमें ये सारी चीजें उस तरीके से बता पाए जिस तरीके से बताना चाहिए। अगर आप वर्तमान में देखें, वर्तमान में जो भाजपा का वोट स्विंग हुआ है वो कैसे बना। भारत वर्तमान में जो भाजपा का एडवांटेज था वो एंटी इनकम्बेंसी पहली चीज थी, और जो लोकल लेवल पे जो डिसैटिस्फैक्शन बना हुआ था वो एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। यानी कि डिस्ट्रिक्ट रिजल्ट जो थे वो ट्रेंड्स दिखा रहे थे कि वर्तमान के बेल्ट में भाजपा 45 प्लस और तृणमूल 10 प्लस या 9 प्लस का जो काइंड ऑफ पैटर्न चल रहा था, यानी एक क्लियर क्लियर रीजनल शिफ्ट को इंडिकेट कर रहा था। वेस्ट बंगाल के इंडस्ट्रियल और सेमी अर्बन बेल्ट में लोगों ने सिर्फ करप्शन नहीं देखा है, देयर वाज अ सीरियस लेवल ऑफ गवर्नेंस फैटिग दैट पीपल वर फेसिंग एवरी डे टुडे, और डिलीवरी फेलियर को बहुत शार्पली परसीव किया जाता है। अगर हम मतलब ये शायद मैंने एनडीटीवी की रिपोर्ट पढ़ी थी या किसी की रिपोर्ट पढ़ी थी, उसमें ये बात बड़ी उल्लेखनीय तरीके से बताई गई थी, बड़ी हाईलाइट करके बताई गई थी कि हमें अभी पता नहीं चल रहा है, बट देयर इज अ लॉट ऑफ फैटिग अगेंस्ट द गवर्नमेंट इन टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल एंड इन टर्म्स ऑफ द गवर्नेंस लेवल जो था। मतलब कि जो पार्टी के अगेंस्ट एंगर क्रिएट हो गया था, वो एक नैरेटिव ये बिल्ड कर दिया कि हमें सिर्फ अब भाजपा के लिए वोट करना है, हमें चेंज के लिए नहीं वोट करना है। देयर वाज एन अल्टरनेटिव, देयर वाज ऑलरेडी एन अल्टरनेटिव व्हिच वाज रेडी वेटिंग कि आप ऐसी चीज को, प्रॉब्लम को हाईलाइट करो। भाजपा यहाँ पे बहुत स्मार्ट है। अगर आप गलत हैं, भाजपा नोज हाउ टू हाईलाइट दैट पॉइंट, भाजपा नोज हाउ टू मेक दैट पॉइंट सो बिग दैट एवरी पीपल, एवरी सिटीजन, एवरी इंडिविजुअल हु इज being faced by that problem becomes the very revolutionary in such a way that you feel that you have to remove this problem by choosing Bhajpa. So आप जो सिटीजन्स हैं, जो लोग हैं, उनको कैसे उन मुद्दों पे भी इन्वॉल्व कर देना जो मुद्दे बड़े थे भी नहीं, ये भाजपा की सबसे बड़ी ताकत है। उनको पता है कि किस लेवल पे, किस तरीके से, किन लोगों को कहाँ पे और कैसे टारगेट करना है, किस मुद्दे को बड़ा बताना है, किस मुद्दे को छोटा दबाना है, किसी को मुद्दे को बात ही नहीं करनी है। भाजपा ने 2021 में जिस तरीके से ममता दीदी पे जिस तरीके के डायरेक्ट अटैक किए थे, वो सारे डायरेक्ट अटैक इस बार एकदम कम करके मिनिमम हो गए, क्योंकि पता था भाजपा को कि ये नैरेटिव काम नहीं कर रहा है, और भाजपा इज वेरी रेडी टू अंडरस्टैंड द फॉल्ट्स एंड रेडी टू करेक्ट दैट। तो जो ग्राउंड रिपोर्ट थी उसमें सीधा ही समझ में आ रहा था कि जो वेलफेयर स्कीम्स का जो बड़ा सा एक अम्ब्रेला तो टीएमसी ने खोल के रख दिया था, लेकिन काम करने का स्टाइल जो था, जो लोकल एक्सेस था, जो लोग करने वाले थे, और पावर के अराउंड जो एरोगेंस दिखती थी, उसने वोट को एकदम टर्न आउट कर दिया। इस डिस्ट्रिक्ट में अगर आप देखें, भाजपा ने अपने चेंज को नेचुरल क्लेमेंट बना लिया था कि ये तो होना निश्चित है। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट है, अगर आप इस पे ज्यादा अच्छे से अध्ययन करना चाहते हैं, शायद बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट है, जिसमें वर्तमान के का नैरेटिव और कैसे भाजपा के लिए लोगों का जो गवर्नेंस फैटिग था वो क्यों चैनलाइज कर दिया गया, और क्यों जो लोग समझ रहे थे कि इसका कुछ नहीं हो सकता, भाजपा ने उस नैरेटिव को इतना बड़ा दिखा दिया कि जो लोग उसका पार्ट नहीं भी थे वो भी समझ रहे थे कि हमें इसका पार्ट बनकर सही करना है। तीसरी बात जो मुझे लगती है, मेदिनीपुर। मेदिनीपुर में भाजपा क्यों स्ट्रांग हुई, इसका बहुत बड़ा नैरेटिव ये है, स्पेशली जो पूर्वा मेदिनीपुर है और बॉर्डर मेदिनीपुर जो बेल्ट है, भाजपा के लिए जो 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 ऑर्गेनाइजेशनली जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये था, उनमें से एक था मैं कह सकता हूँ, क्योंकि यहाँ अधिकारी फैमिली जो थी, उनका नेटवर्क का इन्फ्लुएंस जो है, जो लोकल कार्डर स्ट्रेंथ था, या टीएमसी का जो इंटरनल फ्रैक्चर जिसको भाजपा ने बहुत बड़ी हेल्प मिली जिसकी वजह से, ग्राउंड रिपोर्ट्स ने भी यही दिखाया कि यहाँ डेवलपमेंट के बेसिक इश्यूज जैसे पानी हो गया, पक्का घर हो गया, स्कूल हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, सिर्फ कैंपेन टॉकिंग पॉइंट्स नहीं थे ये, बल्कि एक लिव्ड रियलिटी बन चुके थे, जो लोग वहाँ पे रह रहे थे रोज बरोज। और ये एंटी इनकम्बेंसी, ये जो एंटी फटीग, सॉरी जो फटीग था गवर्नेंस को लेके, वो 2, 4, 5 साल का नहीं था। एक बच्चा जो 8 या 10 या 12 साल की जो समस्याओं को झेल रहा था, वो सेम इशू उसको जब वो 18, 19, 20 साल का हो गया, उसको सेम इशू ऐसे दिख रहे थे। तो जो लार्जेस्ट टर्नआउट ऑफ वोटर्स, जो नए लोग आए, वो भाजपा के लिए एकदम अग्रसर थे। आपकी नॉस्टैल्जिक लेवल पे, साइकोलॉजिकल लेवल पे जो नैरेटिव बिल्ड हो गई बचपन से, उस नैरेटिव को अगर आप चेंज नहीं कर पाए हैं, तो जो न्यू वोटर्स हैं वो आपके खिलाफ एकदम चले जाएंगे। ये पॉलिटिकल साइंस का बहुत पुराना सिद्धांत है। जो लोकल इश्यूज हैं, अगर आप पूछो कि हर डिस्ट्रिक्ट में मेन लेवल पे लोकल इश्यूज क्या थे, तो शॉर्ट आंसर सिर्फ ये है कि जलपाईगुड़ी में सिक्योरिटी था, नॉर्थ बंगाल में आइडेंटिटी था, माल्टा में आपका वोटर रोल का जो डिसरप्शन हुआ वो था, और एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी भी थी माल्टा में कि क्या और कैसे होगा। वर्तमान में एंटी इनकम्बेंसी और गवर्नेंस फटीग था, और मेदिनीपुर में डेवलपमेंट गैप था, प्लस जो लोकल नेटवर्क पॉलिटिक्स थी, जो अधिकारी फैमिली का जो एक कुंडई थी, एक लोकल लेवल पे जो उनका पावर स्ट्रक्चर था, वो सबसे बड़ा फैक्टर बन गया। यानी वेस्ट बंगाल इलेक्शन रिपोर्टिंग में वोटर रोल्स, लॉ एंड ऑर्डर, वेलफेयर डिलीवरी, करप्शन, सिटीजनशिप और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स रिपीटेडली जो एक मेजर थीम भाजपा ने बना के ही रखा हुआ था। बार बार इन्हीं 5-6 मुद्दों पे भाजपा को पता था कि मुझे इस मुद्दों पे ही खेलना है। यही रीजन है जो ग्राउंड रिपोर्टर बार बार नोट कर रहे थे। मैं अभी कुछ दिन पहले आज तक का ग्राउंड रिपोर्टिंग देख रहा था, या मैं पॉडकास्ट सुन रहा था जो सारे ग्राउंड रिपोर्टर से काम कर रहे हैं, और साउथ एशिया जनरल में भी एक आर्टिकल निकला था, क्योंकि यही चीजें जो थी वो बूथ लेवल वोट को, बिहेवियर को शेप कर रही थी, और इस पे टीएमसी के नेता, टीएमसी का जो स्ट्रक्चर है, टीएमसी का जो पूरा अलाइनमेंट है, वो उस पर चाह के भी काम नहीं कर सकता, वो उस लेवल पे काम कर रहे थे। अच्छा, जो सबसे बड़ी बात है जो बहुत सारे नैरेटिव्स में सुनने को भी मिल रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी कितना स्ट्रॉन्ग था, मेरे हिसाब से एंटी इनकम्बेंसी बहुत स्ट्रॉन्ग था, और अगर कई रिपोर्ट्स इसे डिफीट का प्राइमरी फैक्टर बताती हैं,
तो ये बहुत गलत बात है भी नहीं। मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ा फैक्टर था। देयर वाज अ लॉट ऑफ रिजेंटमेंट इन द लोकल लेवल ऑफ वेस्ट बंगाल। देयर वाज अ प्रॉब्लम विद रिस्पेक्ट नॉट जस्ट द करंट गवर्नमेंट बट द आइडिया एंड द प्रोमulgation ऑफ द आइडिया व्हिच वाज दिस गवर्नमेंट प्रमोटिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। टीएमसी के 15 साल के रूल के बाद काफी वोटर्स को लग रहा था कि स्टेट में पावर का ओवरस्टे हो चुका है। जब एंटी इनकम्बेंसी आती है तो लोग सिर्फ ऑपोजिशन को वोट नहीं देते हैं, वो इनक्यूमेंट को मैसेज भेजते हैं कि यू आर नॉट हियर टू सर्वाइव, यू आर नॉट हियर टू स्टे। और आपको ये बात समझनी पड़ेगी, वेस्ट बंगाल में ये मैसेज करप्शन एलिगेशंस, नेपोटिज्म हो गया, एरोगेंस ऑफ पावर हो गया, या डिलीवरी फटीग हो गया, डिलीवरी फेलियर्स हो गया, जो स्कीम्स थे, बीजेपी ने परिवर्तन का नैरेटिव इतना इफेक्टिवली रिक्लेम किया जो पहले टीएमसी के पास था। जो आइडिया 2021 से 26 तक काम करने का समय था टीएमसी का, उसमें टीएमसी ने अपनी पूरी नैरेटिव बिल्डिंग को ग्राउंड लेवल पॉलिटिक्स को छोड़ के, इग्नोर करके, वो नेशनल लेवल पॉलिटिक्स में इतना इन्वॉल्व हो गए। और कांग्रेस ने पता नहीं क्या चूरन इनको खिला दिया कि इनको लगने लगा कि अगर हमें नेशनल लेवल पे जाना पड़ेगा। और ये बात सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकी, लोगों को ये लग रहा था कि हम अगर इस लेवल पे काम कर पाएंगे तो हम लोगों के बीच में वो जगह बना पाएंगे जो लोग सोच भी नहीं सकते, है ना। तो जो वोटर रोल का कंट्रोवर्सी का असर था, वो वोटर रोल कंट्रोवर्सी ने ग्राउंड पर ट्रस्ट को डायरेक्टली हिट किया। मालडा हो गया और बॉर्डर माइनॉरिटी हैवी डिस्ट्रिक्ट में जो डिलीशंस का स्केल इतना बड़ा था कि लोगों के लिए इलेक्शन का मतलब ही चेंज हो गया। जब वोटर को लगने लगा था कि उसका नाम लिस्ट से ही निकल जाएगा साहब, तब उसका रिलेशनशिप स्टेट और पार्टी दोनों से शेक हो गया था। बीजेपी को इसे दो तरीके का बेनिफिट मिला जिसपे वो काम भी कर रहे थे, कि एक तो नैरेटिव लेवल पर जहां सिस्टम कनेक्शन का इमेज, और दूसरा अर्थमेटिक लेवल पर ऑपोजिशन बेस का डिस्टर्बेंस पाना। यानी रिपोर्ट्स के मुताबिक एसआईआर जो रिलेटेड डिसरप्शन बॉर्डर पे थे या माइनॉरिटी हैवी डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्प्रोपोर्शनेट थे, इसलिए वोटर रोल का जो इशू एक टेक्निकल मैटर नहीं था, ये इलेक्शन का एक लेवल ऑफ साइकोलॉजी का सेंट्रल पार्ट बन गया था, जो बंगाल के वोटर्स के दिमाग में भाजपा एक समय से डालने का प्रयास कर रही थी और जिसको टीएमसी ने फैसिलिटेट किया है। और हाँ, ये कोई बहुत गलत स्टेटमेंट नहीं है जब मैं कह रहा हूँ कि टीएमसी ने इस पूरी कैंपेन को, तो जो भाजपा का सबसे बड़ा डर था वो यही था कि अगर ये नैरेटिव जो बन रहे हैं, जो इस पे हम काम कर रहे हैं, वो अगर उस तरीके से नहीं बढ़े या नहीं चले तो फिर हम क्या करेंगे। इसलिए जो इसकी प्लानिंग थी वो 2021 के चुनाव के बाद ही हो गई थी, और उस चुनाव को लेके जो पूरी पार्टी में अलाइनमेंट था, जो पार्टी में एक पूरा नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा था, कि जो ग्राउंड लेवल पे, जिसने अभी मैं कुछ दिन पहले शुभेंदु अधिकारी का एक लाइव शो पे या प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये 8 के 8 राजस्थान के भाजपा के नेता जो पिछले 15 से 20 दिन या एक महीने के आसपास से एक एक कार्डर पे बैठ के बूथ लेवल पे वो प्रयास कर रहे थे, अपनी पूरी जोर लगा रहे थे कि जो तरीके का इलेक्शन हम चाहते हैं, इस तरीके का जो हिंड्रेंस नहीं क्रिएट हो टीएमसी के नेताओं के द्वारा। और ये बात आपको बहुत क्लियर लेवल पे दिख रही थी। और उन सारे नेताओं जो राजस्थान को चुने गए, ये पूरा एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे काम किया जा रहा था। उनको पता था कि किस आदमी को कब और कहां पे क्यों यूज करना है। जब महंत जी जाके स्टेज पे खड़े होते हैं बंगाल में, तो वहां के सारे नेता झुकते हैं उनको, उनके आदर में, उनके सम्मान में, उनके 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 गरिमा को लेके जो एक सम्मान है जो पैदा किया जा रहा था, जो और नैरेटिव दिखाया जा रहा था कि ये गुंडाई, ये जो मार काटाई अब नहीं चलेगी, यहाँ पे एक तरीके का नैरेटिव बिल्डिंग भाजपा ने बहुत सटल लेवल पे किया। बाकी लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं, पर भाजपा ये सब करने में बहुत नुमांस है, और उनको मालूम है कि कहाँ पे और किस तरीके की बात किस तरह से और कैसे पहुंचेगी। हम जिस तरह से लिटरल लेवल पे हम समझ नहीं पाते हैं, भाजपा उस नैरेटिव पे बहुत पहले से काम करना शुरू कर देती है। 2021 के बाद जिस तरह के बात और भाषणों में उनकी बातें की जा रही थी, उससे क्लियर एक मैसेज जा रहा था कि दे आर समथिंग फॉर बिग, दे आर लिटरली अप फॉर समथिंग बिग। और ये बात आपको निश्चित तरीके से 4 मई को दिख गई। यानी जो रिपोर्ट्स के मुताबिक भी अगर हम देखें कि जो एसआईआर रिलेटेड डिसरप्शन था, या बॉर्डर पे जो बात चल रही थी, या माइनॉरिटी हैवी डिस्ट्रिक्ट में भी डिस्प्रपोर्शनेट थे, इसलिए वोटर रोल इशू एक टेक्निकल मैटर नहीं था। अगर मैं बात करूं ये जो रूरल और अर्बन वोट का डिफरेंस की बात अगर हम समझे और उसका पैटर्न समझने का प्रयास करें, बहुत नोटेबल डिफरेंस था। अर्बन और सेमी अर्बन बेल्ट्स में करप्शन, लॉ एंड ऑर्डर, एस्पिरेशनल पॉलिटिक्स का वेट बहुत ज्यादा था, जबकि रूरल और बॉर्डर बेल्ट्स में आइडेंटिटी, वेलफेयर डिलीवरी या वेलफेयर स्कीम की जो डिलीवरी है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रस्ट का रोल ज्यादा था। यानी बंगाली पॉलिटिक्स का क्लासिक रूल ये है कि सिटी का मूड और डिस्ट्रिक्ट का मूड एक नहीं होता है। वायर की बड़ी अच्छी रिपोर्ट है इसमें, आप मतलब सबको पढ़नी चाहिए कि किस तरह से वोटिंग पैटर्न बदल रहे थे। और टाइम्स ऑफ इंडिया की भी 2-4 रिपोर्ट है इसमें, क्योंकि बीजेपी को अर्बन और मिक्स सीट में एक एक्सपेंशन मिला था। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने साउथ बंगाल और इंडस्ट्रियल बेल्ट में भी गेंस किए। टीएमसी के लिए प्रॉब्लम ये था कि उसका जो कोर रूरल ट्रस्ट भी प्रेशर में था और अर्बन डिसैटिस्फैक्शन भी बढ़ रहा था, और ये 4 साल में इन्होंने काम करने के बारे में प्रयास ही नहीं किया। दैट इज द प्रॉब्लम, कि अगर आप अपने काडर को, अपने लोगों को, अपने विश्वास को जिंदा नहीं रख पाएंगे। आपको नहीं समझ में आया कि 2021 का जो इलेक्शन था वो बस आप इसलिए जीत गए कि इसमें आपकी कोई गरिमा नहीं थी, आपकी कोई प्रतिभा नहीं थी, भाजपा को लेकर लोग अभी तैयार नहीं थे। और उस इमेज का, उस पावर का, उस पूरे स्ट्रक्चर का आपने किया क्या। पूरा ये भी लगता है कि किस तरीके से जो ऑपोजिशन लेवल पे पॉलिटिक्स है, उनका जो स्तर है वो इतना गिरता जा रहा है कि सब्सटैंटिव मुद्दों पे जो एक नैरेटिव, जो एक प्लानिंग, जो एक स्ट्रैटेजी दिखनी चाहिए वो दिखती ही नहीं है। कुछ लोग पार्टी पॉलिटिक्स के फेस बन जाते हैं और वही 5 साल पार्टी पॉलिटिक्स के चेहरे बन के रह जाते हैं। कोई ना स्ट्रैटेजी दिखती है, ना कोई प्लानिंग दिखती है, ना किसी भी तरीके का कोई अपलिफ्टमेंट मूवमेंट दिखता है जिसपे आप अगले 1-2 साल में काम करना चाहते हैं। अगर कोई बेहतर इस समय काम कर रहा है अपोजिशन लेवल पे, तो मुझे लगता है अखिलेश यादव है, तो उनके अलावा इस समय ऑपोजिशन पार्टी एकदम अपने आप को ठप मान चुकी है और इंतजार कर रही है कि भाजपा का गलती करेगा, जो कि बहुत लेट है। तो अगर आप
सिक्योरिटी और वुमेन वोटर्स का जो रोल था उसको अगर उसमें पैटर्न समझने का प्रयास करें, क्योंकि वो भी बहुत बड़ा पैटर्न था, क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न्स और वुमेन वोटर्स का शिफ्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट था। रिपोर्टिंग के मुताबिक अगर हम पढ़ने का प्रयास करें तो जो औरतें थी, उनमें जो वुमेन सेफ्टी का जो मूवमेंट था, जो कंसर्न था, और एक तरीके जो अर्बन अनरेस्ट से इन्फ्लुएंस थे, बंगाल जैसे स्टेट में सेफ्टी, लोकल एटमॉस्फेयर और डेली डिग्निटी का इशू वुमेन वोटिंग बिहेवियर को काफी ज्यादा इफेक्ट कर रहा था। मैंने पता नहीं कितने यूट्यूब वीडियोस देखे होंगे, बंगाल के लोकल न्यूज देखे होंगे, जो छोटे छोटे लोग चलाते हैं उनकी रिपोर्टिंग देखी होगी यूट्यूब पे। इकोनॉमिक टाइम्स की खबर है, जाके इसे पढ़ लीजिएगा आप। ये ग्राउंड लेवल पे ये सिंपल होता है कि अगर घर की औरत को लगता है कि गवर्नेंस अनस्टेबल है या नेबरहुड में इनसिक्योरिटी है, तो वोट मोर डिसिप्लिन और प्यूनिटिव हो जाता है। ये सिंपल एक साइकी है जो कई सारे, उपेंद्र बख्शी भी अपनी किताब कई बार अपनी किताब में ये बात को दर्शा चुके हैं कि वुमेन वोटर्स जो होती हैं वो स्विंगिंग वोटर्स होती हैं। अगर आप उनके अंदर इंस्टेबिलिटी का जो डिसरप्शन पैदा कर देते हैं, तो आपका जो गवर्नेंस है वो बहुत जल्दी करने वाला है। उसकी वजह यह है कि देयर इज अ मूवमेंट, अ साइकोलॉजिकल आइडियोलॉजिकल शिफ्ट दैट कम्स फ्रॉम बीइंग इन द हाउस, फ्रॉम बीइंग इन दैट एनर्जी। ये बात बड़ी फिलोसफिकल लग रही होगी, पर जो समझते हैं उनको पता है कि इस पे कितनी बड़ी स्ट्रैटेजी खेली गई है भाजपा की तरफ से। भाजपा ने इस इनसिक्योरिटी नैरेटिव को इतने अच्छे से कन्वर्ट किया। महिला वोट को सिर्फ डेमोग्राफिक कैटेगरी नहीं बना के रखा हुआ था, जो बाकी पॉलिटिक्स या बाकी लोग की पार्टी ये गलती कर देती है, बल्कि एक आउटकम शेपिंग फोर्स की तरह देखना का प्रयास किया और उसको एक आउटकम नैरेटिव मूवमेंट बनाया, ना कि सिर्फ बंगाल में बल्कि बिहार में भी। और ये क्यों साइलेंट स्विंग क्यों हुआ? क्योंकि साइलेंट स्विंग इसलिए हुआ क्योंकि वोटर्स ने फाइनल डे तक अपनी प्रेफरेंसेस ओपनली रिवील नहीं की थी। और बंगाल की खास बात यह है कि यहाँ पे अक्सर जो प्रेडिक्शन इसलिए गलत होती है क्योंकि एक्चुअल मूड और स्टेटेड मूड अलग होते हैं। ग्राउंड रिपोर्ट जो है, जो ग्राउंड रिपोर्टर है, उनका सबसे बड़ा लेसन यही होता है, बार बार बतेरी बार प्रिंट का एक आर्टिकल है उसमें पढ़िएगा इस मुद्दे पे जाके, कि लोग रैली में कुछ और बोलते हैं, बैलेट बॉक्स में कुछ और कर देते हैं, बाकी बातचीत में कुछ और कहेंगे। सो देयर इज नेवर अ स्टेबिलिटी दैट यू विल फाइंड इन देयर वर्ड्स। और ये एक एक पैटर्न है जो भी रिपोर्टर्स वहां जाके काम किए हैं। बीजेपी का सिर्फ गेन लाउड सपोर्टर से नहीं था। अगर हमें ये बार बार लग रहा है कि हम दंगा बजा दिए, 4 लोग को की रैली करवा दिए, इसलिए भाजपा का नैरेटिव बहुत बड़ा दिख गया, नहीं, बल्कि उन साइलेंट वोटर्स से आया है जो चेंज चाहते थे बहुत ग्राउंड लेवल पे, या रूलिंग पार्टी से थक चुके थे। इस इलेक्शन में शोर से ज्यादा एक अंडर द सरफेस मूवमेंट मैटर करता है। इसी को हम बोलते हैं हिडन करंट। अगर माई इंड में इसके बारे में जाके आप पढ़ सकते हैं। एक पॉलिटिकल साइंस की का थॉट है कि हिडन करंट क्या होता है, एक जब वोटर अपना वोटिंग कास्ट करने जाता है, तो जो बंगाल का फ्यूचर है वो हमें क्या सिग्नल देता है, जो क्या समझ सकते हैं वैसे इस इलेक्शन का सबसे बड़ा सिग्नल ये है कि बंगाल की पॉलिटिक्स पूरे स्टेट वाइड स्लोगन से नहीं चलेगी। उसको एक माइक्रो रीजनल रीडिंग चाहिए। नॉर्थ बंगाल, मालडा, बर्धमान, मेदिनीपुर सब एक अलग पॉलिटिकल सिस्टम है। भाजपा ने ये इलेक्शन इसलिए जीता क्योंकि उसने एक अलग रीजन में लोकल डिसैटिस्फैक्शन को एक ब्रॉड एंटी टीएमसी वेव में कन्वर्ट कर दिया। फ्यूचर में ये कॉन्टेक्स्ट और ग्रैनुलर हो सकता है क्योंकि वोटर अभी भी आइडेंटिटी, लोकल गवर्नेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, लोग ट्रस्ट सबको एक साथ वेट करता है। बंगाल का जो सबसे बड़ी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जो पार्टी ग्राउंड को बेस्ट रीड करेगी वही नेक्स्ट साइकिल में टिकेगी। अब इससे ज्यादा इसमें हम अगर समझने का प्रयास करें तो बहुत लंबा खिंच जाएगा, क्योंकि अगर आप एक एक बहुत बेसिक लेवल पे समझते हैं कि ग्राउंड रिपोर्टर लेंस से देखें तो वोटर्स का थॉट प्रोसेस यूजुअली सिंपल होता है, क्या मेरी जिंदगी बेटर हुई? वर्तमान में आंसर काफी लोगों ने के लिए नहीं था, इसलिए एंटी इनकम्बेंसी का रूट ओपन हुआ। मिदनीपुर में आंसर था, लोकल लेवल पे जो पार्टी है और लीडर है वो विजिबल है, उनको चांस देना चाहिए। इस थॉट प्रोसेस में आइडियोलॉजी सेकंड हो जाती है। और आप हमेशा याद रखिएगा, बंगाल जैसी जगह में लोकैलिटीज बहुत बड़ी चीज है। इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर स्टेट। वोटर ये भी देखता है कि बूथ पे कौन आएगा, कंप्लेंट कौन सुनेगा, और इलेक्शन के बाद कौन एरिया में रहेगा। भाजपा ने दोनों रीजन में इसी ट्रस्ट गैप को एक्सप्लॉइट किया, वर्धमान में ग्रीवेंस के थ्रू, मिदनापुर में ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू और लीडरशिप के थ्रू। एक एंगर नहीं है, लोग इनकम्पेंट को पनिश करना चाहते थे और वो आपको दिख रहा है, ये हुआ भी। इससे बड़ा नैरेटिव और कुछ इस समय नहीं है पढ़ने के लिए, समझने के लिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही।